तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द नर्स असेस टू डिटरमाइन इफ ए क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ वालसार्टन, जो है उसके बारे में। अब ये कहता है कि एक नर्स है, वो क्या चीज वहां पे एसेस करेगी या कि मतलब यहाँ पे सब चीजें सही है। भाई थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब होता है जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है, जो हम वहां पे देखना चाह रहे हैं, भाई ये चीज आ रही है, इसका मतलब सही वहां पे ड्रग्स है वो दे रहे हैं हम। तो उसके अंदर देखिएगा ये ड्रग्स का नाम बता रहा है वालसार्टन। यह जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव की ड्रग है। और ये कौन सी ड्रग है? तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लोकर्स है। ये एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लोकर्स मतलब कि जो एंजियोटेंसिनोजन जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में जब वो कन्वर्ट होकर एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है, तो जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो बना है उसको ब्लॉक करने वाली ड्रग्स जो होगी उनके पीछे ये सार्टन इस तरह का वर्ड लगेगा, जिस तरह लो सार्टन, टेल्मा सार्टन, वालसार्टन, ओल्मी सार्टन। ठीक है, ये इस तरह की जो ड्रग्स होगी ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो ब्लोकर्स है उनको बोलेंगे। हाँ जी एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लोकर्स। सारों को वेरी गुड इवनिंग। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएनसी बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो ये कहते हैं कि इस तरह की ये ड्रग है, मतलब एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लोकर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एंजियोटेंसिन सेकंड को ब्लॉक कर दिया, उसके एक्शन को ब्लॉक कर दिया। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि एंजियोटेंसिन सेकंड का एक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं, उसी से आपका ये क्वेश्चन है वो सोल्व होगा। तो ये कहता है कि हम किस चीज से पता करेंगे भाई जो वालसार्टन जो ड्रग्स चल रही है वो सही है कि नहीं है। तो कहता है लिपिड प्रोफाइल करा के देखेंगे, एपिकल पल्स करा के देखेंगे, यूरिनरी आउटपुट देखेंगे या ब्लड प्रेशर देखेंगे जी। हाँ जी वेरी गुड इवनिंग जी आपको भी। तो अभी देखिएगा हमने जिस तरह से बताया कल की क्लास के भी अंदर, जब हमने ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वाले की बात की थी, तो हमने एंजियोटेंसिन सेकंड की भी बात की थी और एल्डोस्टेरोन की भी वहां पे बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि ये किस क्लास की ड्रग है, तो हमने बता दिया एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लोकर्स है। तो एंजियोटेंसिन सेकंड का काम क्या है कि ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये क्या होता है? पोटेंट पावरफुल। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। तो ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेसल का जो साइज है, उसके ल्यूमेन का जो साइज है उसको डिक्रीज कराएगा। और आपको पता है कि जो हमारा बीपी होता है वो ब्लड वेसल का जो साइज होता है, जो उसके ल्यूमेन का साइज है, उसके वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनेट जो है वो करता है। तो अगर ब्लड वेसल का साइज इंक्रीज होगा तो बीपी फॉल होगा, अगर ब्लड वेसल का साइज डिक्रीज होगा तो बीपी इंक्रीज होगा। अब ये देखिएगा वालसार्टन क्या है? एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लोकर, और एंजियोटेंसिन सेकंड का काम है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराना। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा कौन? एंजियोटेंसिन सेकंड। लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? ब्लॉक। जब उसको ब्लॉक कर दिया तो अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, इसका मतलब उसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्या हो जाएगा? साइज इंक्रीज। जैसे ही उसका साइज इंक्रीज होगा बीपी क्या जाएगा? डाउन, फॉल जाएगा। तो हमें किस लिए ये ड्रग्स हमने यहाँ पे इस पेशेंट को दी है? हम उसका जो हाइपरटेंशन है उसको वहां पे ट्रीट करना चाहते हैं। तो ये जो ड्रग है वो एंटी हाइपरटेंसिव है। तो हमें उसका किस से पता लगेगा? बीपी से पता लगेगा जी। किस से पता लगेगा? बीपी से वहां पे हमें पता लगेगा भाई ये ड्रग्स जो है इफेक्टिवली काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब हम बीपी जब देखेंगे, अगर मान लीजिए इनका जो वहां पे पहले बीपी 146/92 था, ये ड्रग्स देने के बाद में उनका जो बीपी है वो 122/76 आ गया। इसका मतलब वहां पे ये ड्रग्स से बीपी क्या हो गया? डाउन, या वहां पे डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब कि ये ड्रग है वो इफेक्टिवली काम कर रही है। तो उसका इफेक्टिवनेस या उसका थेराप्यूटिक लेवल या थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हम वहां पे क्या चेक करेंगे? ब्लड प्रेशर जो है उसको वहां पे जो है वो चेक करेंगे।
तो ये चीज आपने हमेशा जो है याद रखनी है कि ये सार्टन वाली ड्रग्स जो है एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर्स है। और यह जब हमने इसको ब्लॉक कर दिया, एक तो इसने वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया, वो करा रहा था वो बंद कर दिया, दूसरा ये एल्डोस्टेरोन की रिलीज को भी आगे क्या कर देगा, बंद, क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड जब काम ही नहीं करेगा तो ये एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर जाके जो जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर है वहां से एल्डोस्टेरोन का रिलीज नहीं कराएगा। और जब एल्डोस्टेरोन का रिलीज नहीं कराएगा तो जो वहां से एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, एक तो एल्डोस्टेरोन खुद ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर करता है, दूसरा वहां पे वो क्या करेगा, दूसरा सोडियम और वाटर का रिटेंशन करेगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करेगा। और सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन या रिटेंशन से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और उससे बीपी बढ़ेगा। तो यह बीपी बढ़ाने में मदद करता है एंजियोटेंसिन सेकंड, लेकिन हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो बीपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज आ जाएगी। तो इसलिए इसको हम कैसे यूज करते हैं, एज ए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट यूज करते हैं। और इसका हमें पता किसे लगेगा, ब्लड प्रेशर से। लिपिड प्रोफाइल से हम एंटी लिपेमिक जो ड्रग्स आएंगी जिनके पीछे स्टेटिन लगा हुआ होगा, लीवोस्टेटिन है, एटोरवास्टेटिन है, रोजुवास्टेटिन है, उनसे पता लगेगा। एपिकल पल्स, हमें जो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स आएगी वहां पे हमें इस चीज का वहां पे देखना होगा, जिस तरह डिजोक्सिन वगैरह देंगे तब हम वहां पे एपिकल पल्स की बात करेंगे। यूरिन आउटपुट की हम बात उनमें करेंगे जब हम डायूरेटिक्स देंगे, तब हम वहां पे यूरिन आउटपुट की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। आई होप मैं आप सबको यहाँ पे क्लियर करवाया होगा मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन के सामने, एम्लोडिपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जी। एम्लोडिपिन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट विद हाइपरटेंशन, एक हाइपरटेंशन वाले मरीज के लिए एम्लोडिपिन वहां पे हमने क्या कराई है जी, वहां पे प्रेस्क्राइब करी है। विच रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कहता है एक पर्सन जिसके अंदर एम्लोडिपिन दी है, क्यों दी है, क्योंकि उसके अंदर हाइपरटेंशन दी, इस मेडिकेशन का क्या रिस्पॉन्स वहां पे ऐसा आएगा जिसके लिए नर्स है वो मरीज को बोलेगी कि अगर इन चारों में से कोई आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है या ऐसा वहां पे कोई क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है तो आपको किसको इन्फॉर्म करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। तो उनमें से ऐसा कौन सा होगा जिसको हम बोलेंगे कि रिपोर्ट करो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। तो उसमें पहला ब्लड विजन, दूसरा डिजीनेस ऑन राइजिंग, तीसरा एक्सेसिव यूरिनेशन, चौथा डिफिकल्टी ब्रीदिंग। तो एम्लोडिपिन देने से वहां पे क्या फर्क पड़ेगा जी, फटाफट से सारे जन आंसर करिएगा जी। बिल्कुल आप सभी के जो जवाब है वो मिले जुले से आ रहे हैं, कोई सेकंड बता रहा है, कोई थर्ड बता रहा है, कोई फोर्थ बता रहा है। ठीक है, इसमें हाँ जी आप जो है वो अगर आपको ये सेशन ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। और जो साथी देख रहे हैं और वो अभी मतलब कंफ्यूजन स्टेट में है तो उनको मैं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यहाँ पे हमें चैट के अंदर ज्वाइन करिएगा ताकि जो है हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकें और आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी सेशन के अंदर हो सके। तो अब हम बात करते हैं एम्लोडिपिन का। एम्लोडिपिन अभी हमने बताया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। तो इसका मतलब कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर्स होंगी वो क्या काम करेगी जी, वो कैल्शियम को एक तो जो ब्लड वेसल्स है उनकी जो हमारी स्मूथ मसल की लेयर है वहां पे उसकी एंट्री रोक देगी, ये तो हुआ ब्लड वेसल पे। और जो मायोकार्डियम में कैल्शियम की एंट्री है उसको रोक देगी, ये हुआ उसका इफेक्ट हार्ट के ऊपर। ये हमने बताया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल के अंदर तो वेजो डायलेशन कर देगी और यहाँ पे जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज हार्ट रेट कर देगी और डिक्रीज ही कॉन्ट्रैक्टिलिटी कर देगी। जब हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी तो वहां पे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, जिससे बीपी जो है वो क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज। इसी तरह ये वेसोडाइलेशन ब्लड वेसल के ऊपर इसका इफेक्ट होगा कि उसके जो ब्लड वेसल के ल्यूमेन है उसके साइज को वहां पे डायलेट करेगी, जिससे भी बीपी जो है वो ल्यूमेन का साइज बढ़ गया तो वहां पे बीपी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं।
ठीक है। अब ये कहता है कि अगर ऐसा दे रहा है तो क्या चीज वहां पे जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मरीज बताएगा। तो इसका मतलब ये है वो पेशेंट साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जो एम्लोडिपिन दे रहे हैं उसका क्या साइड इफेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा। अब जो पर्सन कह रहे हैं कि डिफिकल्टी ब्रीदिंग, इसका वहां पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है जी। लंग्स के ऊपर इसका क्या काम है, एम्लोडिपिन का हम काम नहीं बताते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे डिफिकल्टी ब्रीदिंग तो किसी हालत में नहीं आएगा। ये तो बात हम कह रहे हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव है, तो किसी पेशेंट में एंटी हाइपरटेंसिव चल रहा है तो डिफिकल्टी ब्रीदिंग तो वहां पे देखने को नहीं, ऐसा कोई हमने देखा अभी तक नहीं देखने को मिलेगा। एक्सेसिव यूरिनेशन, ये डायूरेटिक्स थोड़ी है जी, ये तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, मैंने पहले आपको शुरू में बता दिया था। तो यूरिनेशन का तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। डिजीनेस ऑन राइजिंग, ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चुरल हाइपोटेंशन को शो करता है, और हमने कल ही इसके बारे में बात की थी। जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं उन सारों के अंदर ये दिक्कत वहां पे देखने को मिल सकती है कि वो जैसे ही सुपाइन से वो सीधा खड़ा होगा तो उसका बीपी जो है वो हल्का सा फॉल होगा, जिसकी वजह से उसको आंखों के आगे अंधेरा और चक्कर सा आने लगेगा। डिजीनेस ऑन राइजिंग वहां पे देखने को मिलेगी। ब्लर्ड विजन भी नहीं जी, विजन के ऊपर भी इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं देखा गया कि ये विजन के ऊपर क्लियर करेगा, तो बिल्कुल सिंपल सा है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को वहां पे जो है शो करता है। ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन अगर किसी में होता है तो वहां पे डिजीनेस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, डिजीनेस। आगे क्वेश्चन भी आएगा अभी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के बारे में एक आधा, तो उसके ऊपर अपन और ज्यादा इसके ऊपर बात करेंगे, तो आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी वहां पे क्लियर हो जाएगी। तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी था, और ये सारे जो है वो एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, और इनमें से काफी तो रिपीट हुए भी है। तो हमने बहुत यहाँ पे इस चीज को छांट छांट के क्वेश्चन बनाए, तो आप इसका पूरा फायदा लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, अनचेक्ड रैपिड राइज इन डायस्टोलिक बीपी अबव 1110 टू 120 mmHg इज। अगर किसी का डायस्टोलिक बीपी बहुत ही तेजी से जो है 110 से 120 mmHg तक पहुंच गया, और जैसे ही हमने देखा, पहले नहीं चेक किया, देखा और उसमें बीपी कितना आ रहा था 110 से 1120 mmHg, इसको हम क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, या वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो सारे जने जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा, अपने आंसर बताइएगा, और अपन इसके बारे में डिस्कस करके और इसका वहां पे जो है अभी एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करेंगे इसको। अभी ये क्वेश्चन आप जो है कंफ्यूजन की स्टेट में है, अभी मैं आपको सारी चीजें ये बताता हूं, इसमें अलग अलग आपको बताऊंगा जिससे आप इस चीज को समझ पाओगे। देखिएगा, एक आपको हमने जब क्लासिफिकेशन किया था ना, तो उसके अंदर हमने बताया था, जब हम रेगुलर क्लास के अंदर की बात कर रहा हूं, कि वहां पे हमने बताया था बिनाइन हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। बिनाइन हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इस तरह से हमने वहां पे जो है एक जो क्लासिफिकेशन किया था जब हम हाइपरटेंशन पढ़ रहे थे, तब की बात कर रहा हूं मैं। कहता है बिनाइन हाइपरटेंशन के अंदर ये था कि उसके अंदर बीपी जरूर वहां पे 140/90 से ज्यादा जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो जो बीपी है वो लेस देन 200/100 mmHg से ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब जो बीपी इस रेंज में रहे कि 140/90 से तो ज्यादा है, लेकिन 200/100 से वहां पे क्या है, कम है, ऐसा बीपी उसको हम बिनाइन हाइपरटेंशन के अंदर वहां पे जो है हम क्या करते हैं जी, इसको इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन जो बीपी कहता है 200/100 mmHg कह दो, चाहे कोई बुक इसको 100/10 जो है वो भी बोलती है,
अगर इससे ज्यादा वहां पे जो बीपी आपको देखने को मिल रहा है, हम उसको इन्वॉल्व करते हैं जी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में। बिल्कुल सालविंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी गुड इवनिंग आपको। तो अब मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की हम अगर रेंज की बात करें तो ये 200 जो है बाय 100 आ सकता है, या कई बुक इसको 100 बाय 10 भी बोलती है कि 200 से 200 सिस्टोलिक ज्यादा, 200 से ज्यादा, और डायस्टोलिक है वो 100 या 110 से वहां पे ज्यादा जो देखने को मिले उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ये बात मैंने आपको अच्छे से बताई है। इसमें एक स्टेप और आप हम आगे चले कि अगर किसी में ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है और अगर इसमें और वहां पे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होगी और वहां पे ऑर्गन के अंदर कोई फेलियर देखने को मिल रहा है या ऑर्गन के अंदर नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इस रीडिंग के साथ अगर हमें वहां पे कॉम्प्लिकेशंस और देखने को मिल रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन किन के अंदर कॉम्प्लिकेशन, ब्रेन को ब्लड सप्लाई वहां पे कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि वहां पे आप देखिएगा जब डायस्टोलिक बीपी 100 से 110 वहां पे चली जाएगी तो हार्ट जो है उसका कितना उसको एफर्ट वहां पे करना पड़ेगा, तो हार्ट को 120 तो वहां पे ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर आ रहा है, तो उससे ज्यादा प्रेशर के साथ वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिससे उतना ब्लड जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो उतनी नहीं दे पाएगा जितनी वो नॉर्मल 80 अगर वहां पे डायस्टोलिक होता तो देता। इसका मतलब इस वजह से किसका वहां पे लेवल कम होगा, कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगा। हाँ जी अमन गिल जी, वेरी गुड इवनिंग आपको भी, सेम आपका भी, हैव ए नाइस इवनिंग। तो कह रहे हैं कार्डिक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से, डायस्टोलिक बीपी बढ़ने से। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, क्योंकि मैंने आपको बता रखा था ना कार्डियक आउटपुट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किसके, पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है या वेस्कुलर रेजिस्टेंस, वीआर बोल दो चाहे पीआर बोल दो, पेरिफेरल रेजिस्टेंस या वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अब वेस्कुलर रेजिस्टेंस से ही तो डायस्टोलिक बीपी बनता है, तो अगर ये बढ़ा हुआ है तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज। ये बात हमने बहुत अच्छे से बताई थी। तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो जितने भी ऑर्गन है उन सबको ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ब्रेन को डिक्रीज, किडनी को डिक्रीज, लीवर को डिक्रीज, इसके अलावा लंग्स को डिक्रीज, इन सब को। और जैसे इनको ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी इनके फंक्शन के अंदर अल्टरेशन आ जाएगी और ये फेलियर की तरफ चल पड़ेंगे। ब्रेन के अंदर वहां पे सीवीए होने का खतरा रहेगा, किडनी के अंदर वहां पे एक्यूट रीनल इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर होने का, लंग्स के अंदर भी वहां पे जो डिज्निया वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि लंग्स के पास क्या नहीं पहुंचेगी, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। लीवर में भी वहां पे जो आपको जो है वो दिक्कत महसूस होगी वहां पे कि वहां पे नेक्रोसिस वगैरह देखना वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। इन सब के अंदर अगर दिक्कत आने लगी इसको हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर, मल्टी ऑर्गन फेलियर। अगर ऐसा कुछ होने लग जाए उसको हम बोलेंगे चाहे तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोल दो चाहे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोल दो, फर्क समझना। अगर तो वहां पे सिर्फ बीपी बढ़ा हुआ है, अभी तक वहां पे कोई क्या नहीं हुआ है, कोई भी वहां पे कॉम्प्लिकेशन आना शुरू नहीं हुआ है, सिंपल बीपी बढ़ गया 200 से ज्यादा आ गया, जो डायस्टोलिक है वो 100 या 110 से ज्यादा आ गया, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन अभी नहीं है, तो वो सिंपल मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। अगर ये बीपी, इसने क्या बोला, अनचेक्ड रैपिड राइज इन डायस्टोलिक बीपी, अभी रैपिडली वहां पे राइज हुआ है बीपी, अगर इसके साथ साथ वहां पे कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो गए तब हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंसिव क्राइसिस या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। यह बहुत सीवियर कंडीशन है, ये बहुत सीवियर है। मेडिकल आईसीयू के अंदर मैंने आपको बताया था, एमआईसीयू जिसको आप बोलते हो, उसके अंदर पेशेंट को एडमिट करेंगे और वहां पे इसका बहुत ही अग्रेसिवली ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आपने हल्की सी भी देरी कर दी पेशेंट की शॉक के अंदर चला जाएगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी वहां पे, क्योंकि मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है। इसलिए यहां पे जो क्वेश्चन बनता है एक तो आपने ये बता दिया कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन और दे देता तो ये दोनों आंसर उसके बन जाते। अब कईयों ने बोला व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं जी, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं जहां पे पेशेंट का बीपी नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल में आता है या कहीं पे जहां पे मेडिकल प्रोफेशन वाले हैं, जो व्हाइट कोट का मतलब है एप्रिन पहनते हैं, अगर वो वहां पे जो है उसका बीपी चेक करे तो वो एंग्जियस हो जाता है और वहां पे उसका बीपी बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, वहां पे हम इसको बोलेंगे। हाँ जी कुलवीर जी, वेरी गुड इवनिंग आपको भी। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है कि पेशेंट का बीपी नॉर्मल रहता है, लेकिन जब
कोई मेडिकल प्रोफेशन वाला जो उसका बीपी चेक करता है तो उसके वहां पे क्या देखने को मिलेगा जी, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ये है जी व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे जो इससे इंपॉर्टेंट जो सवाल निकलता है वो ये निकलता है कि अगर किसी में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, अगर किसी में हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, अगर किसी में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, तो वहां पे हम कौन सी ड्रग देंगे, या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, या हाइपरटेंसिव क्राइसिस, या हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ठीक है, इन तीनों के अंदर ही वहां पे जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, मैंने आपको काफी बारी बताया, आप आज मेरे को बताइएगा जी। नहीं नहीं जी, लेबिटालोल नहीं देंगे मैडम जी। हाँ जी ओम प्रकाश जी, वेरी गुड इवनिंग जी। बिल्कुल सिमरनजीत कौर मैम, बिल्कुल संधु किरणदीप जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल जैसी मैडम, मैंने क्लास में बताया था जी, मैं तो मानता हूँ ये बात, लेकिन अब क्या बताएं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं नहीं मैडम, वो बीच में एक आश्चर्या मैम है, शायद नाम मैं सही आपका प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसका याद रखना आपने, अगर किसी में मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, हमारी फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये एग्जाम में बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी इसकी पूरी संभावना है पूछे जाने की। हम वहां पे कौन सी ड्रग देते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये एग्जाम में पूछे जाएगा, अगर बहुत चांस है इसके। ये पीजीआई ने भी पूछा था, एम्स ने भी पूछा था। मनदीप कौर प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंसिव। नहीं मैम, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी ये दोनों सेम है जी। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, अगर वहां पे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये ऑप्शन थ्योरेटिकली तो सही है, अगर वहां पे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नहीं है तो हम वहां पे सेकंड ऑप्शन देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी। हम वहां पे दूसरा ऑप्शन क्या देंगे, एनटीजी। ठीक है, लेकिन आपसे वो इतना पूछेगा कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन की, तो आपने बताना है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये याद रख लेना वर्ड, ये हमेशा पूछा जाएगा ये। ठीक है, और अब एनटीजी का आपको बता दिया कि सेकंड ऑप्शन आप एनटीजी वहां पे दे सकते हो। पहला आपने वहां पे क्या चॉइस देनी है जी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये बात आप क्लियर रखना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इनके चारों के बारे में हमने बात कर ली। ये दोनों ही, ये तीनों ही मान लीजिए, ये तीनों ही बहुत ही इमरजेंसी वाली कंडीशन, क्योंकि अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो वो इसमें चेंज हो जाएगी और मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाएगी। तो इन तीनों का ही वहां पे आपने अग्रेसिवली मैनेजमेंट करना है। ये बहुत रेयर देखने को मिलती है, ये मोस्टली लड़कियों के अंदर, जिनको एक नेगेटिव इमेज बन जाती है कि वो हॉस्पिटल में चली गई तो इसका मतलब मैं बीमार हूँ, और मन में बैठ गई कि अगर मेरा वो बीपी चेक करेंगे डॉक्टर वगैरह तो मेरे तो जरूर ही कुछ ना कुछ होगा, और जैसे ही उसके बीपी का बांधते पूरा पसीने से हो जाती है, घबरा जाती है और उसका बीपी हाई आ जाता है, तो उसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक चीज और इससे रिलेटेड नहीं लेकिन टॉपिक से रिलेटेड है, हाइपरटेंशन वाले मरीजों में कौन सी डाइट वहां पे देंगे, उस पर्टिकुलर डाइट का नाम और मेरे को बता दीजिएगा कि हाइपरटेंशन के मरीजों में हम कौन सी डाइट जो है वो वहां पे देते हैं। फटाफट से आंसर करिएगा जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, डैश डाइट देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सोडियम कम देंगे, बिल्कुल सही है मैम, लेकिन वो ना पर्टिकुलर नाम दे के पूछता है, वो पर्टिकुलर जो है वो नाम देता है कि ये डैश डाइट वो बोलता है, और डैश डाइट का फुल फॉर्म हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी रेगुलर क्लास में, आपको याद भी होगा, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ये पूछा गया है जी एग्जाम के अंदर कि डैश डाइट, दोनों ही सवाल पूछे गए हैं। एक तो ये पूछा गया है कि हाइपरटेंशन में कौन सी डाइट वहां पे देंगे, डैश डाइट। एक पूछा गया डैश डाइट किस में देंगे, हाइपरटेंसिव वाले मरीज में। ठीक है, एक पूछा गया डैश डाइट, डैश का फुल फॉर्म क्या है, डाइट नहीं बोला उन्होंने आगे, डैश की फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें वहां पे ऑप्शन था डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सारों ने सही बता दिया जी आप लोगों ने, बिल्कुल। और वैसे अगर देखा जाए तो जो जो इसके रिस्क फैक्टर है वो सब हम वहां पे कम करने के लिए बोलेंगे। फैटी डाइट भी कम करेंगे, सोडियम का इंटेक भी कम करेंगे, सिगरेट स्मोकिंग है उसको बंद करवा देंगे, उसको कम नहीं कराना, बंद कराना है। एल्कोहल के इंटेक को बंद करा देना है, टोबैको च्यूइंग को बंद करा देना है। इसके अलावा जितने भी पैक्ड फूड है उसको वहां पे स्टॉप करना है, वेट रिडक्शन करना है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको लीव करना है, वहां पे एक्सरसाइज करना है, वहां पे हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है। कौन से को, हेल्दी रूटीन को। ये हेल्दी रूटीन क्या है, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन जो जो वहां पे हमें इंप्लीमेंट करवाने वो सब हम यहाँ पे करेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं
कि हम हाइपरटेंसिव वाला कोई मरीज होता है उसके अंदर पहले हम डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उस डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर उसे कंट्रोल नहीं होता है फिर हम फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की तरफ वहां पे प्रेफर करते हैं। तो ये भी आपने याद रख लेना है। इसके अलावा एक जो था, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन कौन सा देखने को मिलेगा जी, अगर सारे हाइपरटेंसिव वाले मरीजों को देखें तो कौन सा टाइप हमें सबसे ज्यादा वहां पे देखने को मिलेगा जी? हाँ जी, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, बिल्कुल सही जी, सारे सही बता रहे हो आप कि मोस्ट कॉमन हमें हाइपरटेंशन जो देखने को मिलती है वो कौन से टाइप की हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। इससे मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, अभी रेगुलर क्लास का कितना याद रख रखा है आपने। वेरी गुड सोमा रानी जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बाकी जने आप भी आंसर करिएगा जी। और किन किन को क्या क्या लगता है जी, फटाफट से आंसर करिएगा। मुकेश जी पूछ रहे हैं नॉर्थ सेट जून में होगा क्या? बिल्कुल होगा साहब। आज वो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी आया, उसके अंदर भी उन्होंने कंफर्म किया है कि जून के अंदर एग्जाम जो है वो होगा। आप अपनी पूरी प्रिपरेशन रखिएगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको गुड विशेस है, आप अच्छे से जॉब करिएगा जी। इसमें हमेशा याद रखना मोस्ट कॉमन प्राइमरी हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। कौन सी देखने को मिलती है? प्राइमरी हाइपरटेंशन। कौन सी? प्राइमरी। ये अप्रोक्सीमेटली 90% तक पेशेंटों के अंदर प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? ऐसी हाइपरटेंशन जिसका कोई भी कोज नहीं होता, हम वहां पे सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए, सब चीजें नॉर्मल आई है, लेकिन पेशेंट के अंदर क्या है? हाइपरटेंशन है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसको एक नाम और भी बोलते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन। क्या नाम देते हैं? एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसका कोई भी कोज नहीं होता, इसलिए इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। तो तीन नाम हो गए इसके, इडियोपैथिक भी हो गया, इसके अलावा वहां पे एसेंशियल भी हो गया, और वहां पे प्राइमरी हाइपरटेंशन भी हो गया। ये मोस्ट कॉमन है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन कौन सा है, तो उसके अंदर आएगा प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसी का ही नाम क्या है? इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। ये तीनों ही चीजें आपने याद रखनी है। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन आ गया जी, सिंपल सा है, आपको शायद ये सही करोगे अब। पोस्चुरल, ये हाइपरटेंशन नहीं है जी, ये पोस्चुरल हाइपोटेंशन है ना, ये उसमें प्रिंट के अंदर मिस्टेक है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन इज डिफाइंड एज, पोस्चुरल हाइपोटेंशन किसको बोलेंगे? एज ए फॉल इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बाय, कितना फॉल होगा, और डायस्टोलिक बीपी है वो कितना फॉल होगा, विद इन 3 मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग फ्रॉम ए सुपाइन और सिटिंग पोजिशन। एक पर्सन जो है वो सीटिंग या सुपाइन के अंदर वहां पे लेटा हुआ है, और जब वो खड़ा होगा स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आएगा तो उसके सिस्टोलिक बीपी में कितना फॉल होगा और डायस्टोलिक बीपी में कितना फॉल होगा। इस चीज को जो है हम वहां पे बताएंगे सारे। तो मुकेश जी और ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं बी, अकबल जी कह रहे हैं बी। फटाफट से सारे जने आंसर करिएगा जी। सालविंदर जी कह रहे हैं बी, रतनजोत खोसा जी कह रहे हैं बी। सारे जने आंसर करिएगा जी।
आप काफी आई थिंक मोर देन 30 स्टूडेंट जो है वो लाइव है, लेकिन आप आंसर नहीं कर पा रहे। मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सी बात क्लियर कर देता हूं, जितना ज्यादा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे उतना ही ज्यादा जो है आप कोई भी चीज है उसको स्मूथ और एफिशिएंट वे के अंदर आप लर्न कर सकते हो न्यू चीजेस को, ठीक है। तो इसलिए आप प्लीज सारे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं है कि 10-12 जने बार बार वहां पे आंसर कर रहे हैं। एग्जाम तो आप सारों ने क्लियर करना है, या इन सभी को इतने 10-12 को जरूरत है एग्जाम क्लियर करने की, है ना। सपने तो आप सबके भी है ना गवर्नमेंट जॉब के, तो वो कौन पूरे करेगा, आप लोगों ने पूरे करना है। तो फटाफट एक्टिवली वहां पे जो है एफर्ट्स वहां पे करिएगा। आप लोगों के लिए तो ये क्लासेस हम लेके आए, नहीं हम ऐप में तो लगा ही रहे हैं, फिर उसमें यहाँ पे लाने की आप लोगों के लिए लेके आए ताकि आप जो वो पढ़ सको, क्वेश्चन सही कर सको। इनमें से एग्जाम में ही पूछे गए सारे सवाल है और इसको आप बहुत अच्छे से सही कर सकते हो। नहीं जी आप सब जो है वो सही नहीं बता रहे हो। कह रहा है सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 20 mm ऑफ Hg कम होगा और जो डायस्टोलिक है वो 10 mm ऑफ Hg कम होगा। इस हिसाब से ए ऑप्शन जो है वो सही है। आप मोस्ट ऑफ बी के साथ जा रहे हो, याद रखना। इसका मतलब है ये क्वेश्चन अपन ने सही यहाँ पे लेके आए ताकि आपको ये चीज क्लियर हो रही है। लवी गिल जी बोल रहे हैं डी, नहीं नहीं जी ये सारे ही गलत है, ठीक है। इसमें है पहला सिस्टोलिक बीपी 20 mm ऑफ Hg तक फॉल हो जाता है और जो 10 mm ऑफ Hg तक वहां पे जो है डायस्टोलिक फॉल हो जाता है। ये पोस्चरल हाइपोटेंशन, इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्चरल हाइपोटेंशन भी बोलते हैं, जो पोजीशन के कारण वहां पे चेंज हो जाता है। क्योंकि जैसे ही पर्सन लेटा हुआ है उसके अंदर ग्रेविटी का जो फोर्स है वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है तो ग्रेविटी के फोर्स के कारण वहां पे क्या जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ जो है वो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ आ जाता है, जिससे अचानक से हार्ट को जो वीनस रिटर्न है वो कम हो जाता है। और जब वीनस रिटर्न कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम तो कार्डियक आउटपुट कम, और जिस वजह से वहां पे जो है नर्वस सिस्टम को ब्लड सप्लाई में विद इन मतलब कुछ एक सेकंड 1-2 सेकंड के लिए वहां पे जो है वो उसके ब्लड सप्लाई के अंदर वहां पे इनएडिक्वेसी होती है, जिसकी वजह से हमें जो चक्कर टाइप सा डिजीनेस होने लग जाती है और हाथों हाथ वहां पे जो रिकवर हो जाता है। तो वो क्यों होता है कि वो वहां पे जो सिस्टोलिक बीपी है वो 20 mm ऑफ Hg तक और डायस्टोलिक है वो 10 mm ऑफ Hg तक वहां पे जो है बीपी फॉल होता है। उस वजह से हमें ये देखने को मिलता है। छोटा सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बारी रिपीट हुआ क्वेश्चन है और आप लोगों ने अगर एग्जाम दिए तो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत बारी एग्जाम के अंदर आता है। A client admitted to the hospital with chest pain and history of type 2 diabetes mellitus। पेशेंट आया, उसके क्या हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है और उस पेशेंट ने बताया है कि मेरे अंदर वहां पे क्या है, टाइप 2 डायबिटीज है वहां पे। अब हमने उसके लिए क्या किया, कार्डियक कैथेटराइजेशन करना है उस पेशेंट के अंदर। कार्डियक कैथेटराइजेशन मतलब कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए हमने वहां पे उसको प्लान किया, शेड्यूल किया है। Which medication would need to be withheld for 24 hours before the procedure and 48 hours after the procedure। कि उस कार्डियक कैथेटराइजेशन से 24 घंटे पहले एक मेडिकेशन इनमें से कौन सी जिसको बंद करना है और उस मेडिकेशन को ये जो हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करने के 48 घंटे तक बंद ही रखनी है। तो वो ग्लिपिजाइड है, मेटफॉर्मिन है, रिपाग्लिनाइड है या रेगुलर इंसुलिन है। ये चारों ही डायबिटीज के लिए हम देते हैं, तो एंटी डायबिटिक है ये सारी जितने भी ऑप्शन के अंदर है। इनमें से कौन सी वहां पे देखने को मिलेगी? जिस तरह ग्लिमीप्राइड और ग्लिपिजाइड ये आती है सल्फोनाइल यूरियाज क्लास की, ये मेटफॉर्मिन बायोग्वेनाइड क्लास की है। रिपाग्लिनाइड और जो ये नेटिग्लिनाइड के नाम से आती है ये मैग्लिटिनाइड्स जो क्लास की ड्रग है उसका है। और ये रेगुलर इंसुलिन, ये इंसुलिन का जो है शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन है उसका एक टाइप है। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को बिल्कुल इसका आंसर पता है, जिस तरह मैं उम्मीद कर रहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ये मेटफॉर्मिन हमने इसको रेगुलर क्लास में भी आई थिंक ज्यादा नहीं तो 15-20 बारी तो मैंने इस पे जोर दे के आपको बताया और उसका रिजल्ट भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। मेटफॉर्मिन, बिल्कुल मेटफॉर्मिन जो है वो हमेशा हमेशा याद रखनी है आपने बात कि जो मेटफॉर्मिन है वो जहां कहीं भी, यहां पे कार्डियक की बात नहीं है, कोई भी वहां पे
ऐसा प्रोसीजर करें जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज हो। उस कॉन्ट्रास्ट डाई में आयोडीन होती है जी, क्या होती है? आयोडीन होती है। और इस आयोडीन के साथ मेटफॉर्मिन रिएक्शन करता है जी, और रिएक्शन करके वहां पे जो है लैक्टिक एसिडोसिस वहां पे कोज कर देता है। क्या कोज कर देता है? लैक्टिक एसिडोसिस। क्या कोज कर देगा? लैक्टिक एसिडोसिस। इसलिए हम वहां पे कहीं पे भी जो है मतलब ये कॉन्ट्रास्ट डाई कहीं पे भी यूज करेंगे तो हम यही सवाल पूछते हैं मेटफॉर्मिन। अगर मेटफॉर्मिन है तो आपने याद रखना है 24 से 48 घंटे पहले, मतलब बिफोर, और 24 या आप बोल दो 48 घंटे आफ्टर। 2 दिन पहले से बंद करके रखना है और 2 दिन बाद तक बंद करना है। क्यों? क्योंकि 48 घंटे हम इसलिए मानते हैं वहां पे ताकि जो है जितनी भी कॉन्ट्रास्ट डाई दी है वो यूरिन के रास्ते से या स्टूल के साथ जो है वो शरीर से बाहर चली जाएगी और 48 घंटे में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर हम मेटफॉर्मिन देंगे ताकि लैक्टिक एसिडोसिस से हम पेशेंट को बचा सकें। इसलिए ऐसी ड्रग जो हर कॉन्ट्रास्ट डाई के टाइम में विद होल्ड करनी है वो है मेटफॉर्मिन। और 1000 बार ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, कोई ऐसा नहीं है कि उस एग्जाम में नहीं पूछी गई हो। हर प्रकार का जो भी नर्सिंग का, नेशनल लेवल का या स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्जाम है उन सब में इस मेटफॉर्मिन के बारे में पूछा जाता है। और मुझे बहुत खुशी है आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसका मतलब आपने ये चीज कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर? क्वेश्चन को ढंग से देखना, नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो होने में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वहां पे रिस्क फैक्टर नहीं है? अब हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस क्या चीज है और इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या चीज है। तो इसमें देखिएगा, फैमिली हिस्ट्री अगर किसी का है अर्ली हार्ट अटैक की, अगर उसकी फैमिली में अर्ली हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, क्या ये रिस्क फैक्टर नहीं है? या जिसमें लेट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जिसमें जो प्यूबर्टी है उसका ऑनसेट लेट हुआ है, क्या वो रिस्क फैक्टर नहीं है? या जिसका टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 220 mg/dl से ज्यादा आ रहा है, क्या वो वहां पे रिस्क फैक्टर नहीं है? एलिवेट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कंसंट्रेशन, कि जो हम वहां पे FBS करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, अगर वो वहां पे एलिवेट आता है तो क्या वो वहां पे जो है रिस्क फैक्टर नहीं है? लैक्टिक एसिडोसिस एंड किडनी पे इफेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, लैक्टिक एसिडोसिस है वो हमारे सारे ऑर्गन के लिए वहां पे जी बहुत ज्यादा फर्क डालता है, एडवर्स इफेक्ट डालता है। एसिडोसिस हो गया, ब्लड की पीएच कम होगी, ब्लड की पीएच कम होगी तो ये सारे ब्रेन के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। किडनी फेलियर में भी इसका वहां पे रोल देखा जाता है। बिल्कुल आप सही बता रहे हो जी, पूरी मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है लैक्टिक एसिडोसिस, क्योंकि वो एसिडोसिस तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है ना, इसलिए। हाँ जी, सारे बी डी सालविंदर कारनावाल जी कह रहे हैं बी, रतनजोत खोसा जी कह रहे हैं डी, किरण रानी जी बी। अब देखिएगा, आप मेरी बात सुनिएगा, अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हम अगर देखें तो ये कहता है एथेरोस्क्लेरोसिस क्या चीज है। इसके बारे में 2-3 जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाली बातें उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ताकि आपको उसके रिस्क फैक्टर का पता लग जाएगा। ठीक है, ये कहता है एथेरोस्क्लेरोसिस क्या चीज है। ये कहता है एथेरोस्क्लेरोसिस कुछ नहीं है, सिर्फ फैटी डिपोजिशन ऑफ, फैटी डिपोजिशन हो जाता है। इसको सिंपल और ज्यादा आप इसको मतलब आप कंफ्यूजिंग वाला मत लिखिएगा कुछ भी। फैटी डिपोजिशन हो जाता है, कहां पे हो जाता है? इनटू ब्लड वेसल वॉल। जो ब्लड वेसल की वॉल है वहां पे फैटी डिपोजिशन वहां पे देखने को मिलता है। उस फैटी डिपोजिशन के कारण वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? वहां पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, थ्रोम्बस बन जाएगा और उस थ्रोम्बस के कारण वहां पे ब्लड सप्लाई में वहां पे क्या हो जाएगा? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई या इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा। आप सीधा लिख लो इनएडिक्वेट
ब्लड सप्लाई। और ये मोस्टली हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये कोरोनरी आर्टरीज की बात कर रहे हैं कि कोरोनरी आर्टरी में फैटी डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो है थ्रोम्बस फॉर्मेशन और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू हार्ट। और हार्ट में भी कहाँ पे, मायोकार्डियम में जो है वो ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इस मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने के कारण वहां पे हमें चेस्ट पेन वगैरह देखने को मिलता है, जिसको हम एंजाइना बोल देते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा ही इसके बारे में 2-3 बातें सुनी। ये बड़ी बड़ी मेन तो ये बात ये है कि ऐसा पेशेंट जिसके अंदर फैट का कंटेंट ब्लड के अंदर ज्यादा है, वो किस रूप में होता है, वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। किसके रूप में, हाँ जी सुने ना कंसोटी जी कह रहे कोलेस्ट्रॉल, हाँ जी बिल्कुल। तो उसके अंदर वो कहता है कि कोलेस्ट्रॉल है, उसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वहां पे डिपोजिशन होने लगता है तो ये ब्लड वेसल की जो वॉल है, स्मूथ मसल की है, जो एंडोथीलियम वहां पे है, उस मसल के लिए इरिटेट करता है और वहां पे लंबे समय तक ये जमा रहेगा। तो उस मसल की जो इलास्टिसिटी है उसको वो अफेक्ट करेगा। इलास्टिसिटी का मतलब है कि ब्लड वेसल की वॉल के अंदर वहां पे एक इलास्टिसिटी पाई जाती है, जिससे वेसल डायलेट हो सकती है, उसका ल्यूमेन डायलेट हो सकता है, या वो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर सकती है। लेकिन अगर लंबे समय तक इस तरह फैटी डिपोजिशन वहां पे रहा तो ये वहां पे उसकी वॉल को हार्ड कर देगा, जिससे उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो ये बात आपने एक तो ये याद रखनी है कि वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि फैटी डिपोजिशन होने के कारण ब्लड वेसल में, जिससे वहां पे हार्डनेस हो जाएगी। जो ब्लड वेसल की वॉल है वहां पे क्या देखने को मिलेगी, हार्डनेस देखने को मिलेगी। धीरे धीरे वहां पे ये फैटी डिपोजिशन जो है वो इकट्ठा होगा और हल्का सा वहां से टूट के आगे की तरफ जाएगा। तो जहां से ये टूटेगा वहां पे हल्की सी जो है ब्लीडिंग की टेंडेंसी देखने को मिलेगी, और उस ब्लीडिंग के ऊपर वहां पे क्या आ जाएगी, प्लेटलेट्स वहां पे आके और एग्रीगेट होना शुरू हो जाएगा, जिसे प्लेटलेट एग्रीगेशन हम बोलते हैं। उस प्लेटलेट के वहां पे आने के बाद में वहां पे क्लोटिंग फैक्टर जो है वो पहुंचेंगे, और उस क्लोटिंग फैक्टर से लास्ट में जो है फिब्रिन बन जाएगा, और उस फिब्रिन से वहां पे क्लोट या थ्रोम्बस जो है वो बन जाएगा। यह थ्रोम्बस जब वहां से हट गया, हट के और ब्लड वेसल के अंदर आगे कहीं जाके, जहां पे ब्लड वेसल का साइज कम होता है, वहां पे जाके उसने ब्लड फ्लो को वहां पे इंटरप्ट कर दिया। तो इंटरप्ट करने के बाद में अगर तो वो ऑब्स्ट्रक्शन वहां से हट गई तो पेशेंट में वापस सही हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं कि एंजाइना, वहां पे इंटरप्शन हुआ जिसे चेस्ट पेन हुआ, और वो जो है वो अपने आप क्लोट है वो घुल गया तो वहां पे रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर वो क्लोट वहां से मतलब वहां से हटा नहीं और उसने वहां पे परमानेंट वहां पे लॉस कर दिया, तो वहां पे हमें एमआई देखने को मिलेगा। अगर वहां पे कह रहा है कि मायोकार्डियम में अगर ब्लड सप्लाई है वो अप टू 30 मिनट्स तक वहां पे जो ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है, तो वहां पे टिश्यू की डेथ, नेक्रोसिस देखने को मिलता है, जिसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के नाम से हम जानते हैं। इनके बारे में आगे हम और बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही कि अगर तो एंजाइना है तो ये रिवर्सिबल है कि वहां पे कोई क्लोट या थ्रोम्बस का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और वो ऑब्स्ट्रक्शन अपने आप ही घुल गया। जैसे ही वो घुल गया तो ब्लड सप्लाई वापस होने लग जाएगी और वहां पे रिवर्सिबल होगा, कोई हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं घुला और उसने वहां पे काफी टाइम तक, मतलब मोर देन 30 मिनट्स वहां पे उसने मायोकार्डियम का ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो वहां पे परमानेंट वहां पे इंफ्रैक्शन देखने को मिलेगा मायोकार्डियम में, जिसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। और ये परमानेंट होता है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, ये हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आपसे अगर पूछ लिया जाए, यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। एक तो ये पूछ लिया जाए कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस या इश्केमिक हार्ट डिजीजेस, इन दोनों में डिजीज का नाम देके कि कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस या इश्केमिक हार्ट डिजीजेस, उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। यह एग्जाम में एक बार 2 बार नहीं 20-25 बार ही पूछा गया सवाल है, और हर एग्जाम इसको पूछता है। ऐसा नहीं है कि पीजीआई पूछता है, एम्स पूछता है, सारे एग्जाम इसको पूछते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इश्केमिक हार्ट डिजीज जो है उनका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। और उसमें एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या देखने को मिलेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। यह मोस्ट कॉमन कॉज है वहां पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, इश्केमिक हार्ट डिजीज का। दूसरा, ये ऐसे भी पूछ सकता है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, हाथों और पैरों में अगर आर्टीरियल कोई डिजीज है, हम आगे बर्जर्स डिजीज है, रेनॉल्ड्स डिजीज है वो पढ़ेंगे, उसमें भी वो बोलेगा मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, वहां पे भी एथेरोस्क्लेरोसिस आएगा। जहां पे भी पूछ लीजिए आर्टीरियल की कोई भी डिजीज हो, चाहे कोरोनरी आर्टरी की है चाहे पेरिफेरल आर्टरी की, मोस्ट कॉमन कॉज पूछ ले, आपने वहां पे क्या बताना है, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या बताओगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। एक बात
अब वो दूसरी चीज पूछ ले, वो एथेरोस्क्लेरोसिस को ना दे और वो वहां पे दे दे कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। वो क्या दे दे, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस, कि कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस बन गया, तो ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस से ही बना है, तो यही चीज वहां पे भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। साकिता कौर जी कह रहे हैं निकोटिनिक डिपोजिशन हो जाएगा। बिल्कुल जी, निकोटिनिक डिपोजिशन हो नहीं हो, आपने जो बात वहां पे मैंने रेगुलर क्लास में बताई थी, स्मोकिंग वाला मैंने बताया था, वो वहां पे याद रखना। बर्जर्स में बीडी वाली बात बताई थी, बी से बर्जर्स डिजीज है ना, तो उसमें वहां पे स्मोकिंग का याद रखना है ना, याद रखना, वो वहां की बात है। ये कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस हो या वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो, वही वहां पे जो है वो राइट आंसर वहां पे आपको देना है। एक बात ये तो हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस। अब है कि एथेरोस्क्लेरोसिस किन पेशेंटों में देखने को मिलेगा, जो हमारा क्वेश्चन था रिस्क फैक्टर। हर उस मरीज के अंदर देखने को मिलेगा जो मोटा मरीज है, ओबीज पर्सन है, जिसका वेट जो है उसका वेट ज्यादा है या बीएमआई के हिसाब से वो ओवरवेट है, ठीक है, उसके अंदर देखने को मिलेगा जिसका स्कोर है वो 25 से ज्यादा है बीएमआई के अंदर, पहली बात। दूसरा, जो फैटी इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, फैटी डाइट ज्यादा ले रहे हैं, ऑफ कोर्स जिनको जो मोटे लोग हैं उनके अंदर फैटी डाइट हमेशा ज्यादा होते ही होता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे मरीज जिसके अंदर डायबिटीज है, उनके अंदर हार्ट डिजीज होने का रिस्क है वो डबल से भी ज्यादा रहता है। ऐसे मरीज जिनके अंदर डायबिटीज है उनके अंदर हार्ट डिजीज होने का खतरा सबसे ज्यादा रहेगा। ऐसे मरीज जिसके अंदर हाइपरटेंशन है उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट डिजीज होने का खतरा ज्यादा रहेगा। ऐसे मरीज जो हरी पत्तेदार सब्जियां, सैलेड जो है, हाई फाइबर डाइट है वो नहीं लेते हैं, उनके अंदर ये होने का रिस्क रहेगा। ऐसे मरीज जिनके अंदर स्मोकिंग की हिस्ट्री है, ऐसे मरीज जिनके अंदर अल्कोहल की हिस्ट्री है, ऐसे मरीज जिनके अंदर टोबैको की हिस्ट्री है, बे टोबैको चीविंग कर रहे हैं, सिगरेट जो है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल का कंज्यूम कर रहे हैं, वो उन सब में ये होने का खतरा है। सोडियम डाइट, जो सोल्टी डाइट ज्यादा ले रहे हैं, जो सब्जी के अंदर ज्यादा नमक ऊपर से डाल डाल के खाते हैं, वो पहली बात तो ये हाइपरटेंशन कोज करता है, और उस हाइपरटेंशन से किसका रिस्क बढ़ जाता है जी, हार्ट डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये सब चीजें आपने वहां पे याद रखनी है। अब आ गया कि ये तो हो गया कि जो आप वहां पे चेंज कर सकते हो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। अब कुछ आएंगे नॉन मॉडिफिएबल जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें पहला आता है एज। कौन सा आएगा, एज। कहता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी एथेरोस्क्लेरोसिस होने का या कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का या हाइपरटेंशन होने का, तीनों में रिस्क फैक्टर है इनका एज का। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री, जिन पर्सन के अंदर वहां पे फैमिली हिस्ट्री है कि उनमें सारे परिवार के लोग ही मोटे हैं, ठीक है, और उनके अंदर वहां पे उनके दादाजी है, ताया जी है, चाचा जी है, मामा है, जो भी है, उनमें कहीं ना कहीं सारों में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है। किसी में तो एंजाइना का पेन है, किसी के अंदर हार्ट अटैक है, किसी की हार्ट अटैक से डेथ भी हुई है। तो फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है तो उनमें भी वो रिस्क फैक्टर वहां पे बढ़ जाएगा। तीसरा आता है वहां पे जेंडर के अंदर वो कहता है कि जब तक कोई भी लेडी रिप्रोडक्टिव एज में है, जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल उस पेशेंट के अंदर आ रही है, उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज में होती है तो वहां पे एस्ट्रोजन का सीक्रेशन होता है फीमेल के अंदर, और वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है और ये वेजोडाइलेशन भी करवाता है। जो एस्ट्रोजन है वो क्या कराता है, वेजोडाइलेशन, जिसकी वजह से जितनी मेल और फीमेल की बात करें तो जब तक कोई भी लेडी मीनोपॉज में नहीं पहुंचती तब तक जो मेल है उनमें ज्यादा ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखने को मिलती है इन कंपैरिजन विद फीमेल जब तक मीनोपॉज तक नहीं पहुंची है तब तक उसमें हार्ट से ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, एंजाइना, एमआई होने का रिस्क कम रहता है। लेकिन जैसे ही वो मीनोपॉज में पहुंचती है एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कम होता है, फिर उसके अंदर जो है वो बराबर हो जाता है, मेल फीमेल दोनों में वहां पे हार्ट अटैक का जो रिस्क है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क है वो दोनों में इक्वल हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब आ गया रेस। कहते हैं जो ब्लैक अफ्रीकन और अमेरिकन पीपल है, जो नेटिव अमेरिकन या नेटिव अफ्रीकन है, उनके अंदर कार्डिक जो डिजीजेज है उनका रिस्क वहां पे ज्यादा रहेगा। तो ये हमने किसके बारे में बात कर ली, वहां पे जितने भी रिस्क फैक्टर थे मॉडिफिएबल नॉन मॉडिफिएबल उनके बारे में बात कर ली। तो आप लोगों के लिए भी एक सिंपल सी सलाह है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ के एक्टिव या हेल्दी लाइफस्टाइल को वहां पे फॉलो करिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, अपने आप को हेल्दी रखिएगा, जो ओबेसिटी है उससे दूर रहना, और ज्यादा फिजिकल वर्क करके देखो, आलसी नहीं बनना है, नहीं तो फिर आप चारपाई पे ही पड़े रहोगे, उठने का भगवान मौका नहीं देगा। अभी आपको मौका दिया है तो आप घूमिएगा फिरिएगा ना, और जब घूम फिर लो तब पढ़ लेना है ना, नहीं तो आपको सर ने बोला घूमना फिर नहीं है। तो अब आ जाइएगा ये ऑप्शन, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। अब देखिएगा फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक की अगर वहां पे है
तो बिल्कुल ये तो रिस्क फैक्टर है, हमने क्या देखना है, जो नहीं है वो देखना है। दूसरा, टोटल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर 200 से कम है तो वो सही है, लेकिन अगर वो 200 mg/dl से ज्यादा है तो वो रिस्क है, तो ये वहां पे रिस्क है, ये भी सही बात है, ये भी रिस्क फैक्टर है। थर्ड है एलिवेट फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसका फास्टिंग का ब्लड ग्लूकोज लेवल मतलब आपने सुबह उठते ही बिना कुछ खाए वहां पे जो है ग्लूकोज का टेस्ट करवाया और वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली 2-3 बार आपने कराया ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप जो पेशेंट है वो किससे वहां पे सफर कर रहे हैं, डायबिटीज मेलाइटस से। किससे, डायबिटीज मेलाइटस से। यह भी जो है वो रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, तो ये भी वहां पे जो है रिस्क फैक्टर है। अब कौन सा नहीं है, प्यूबर्टी। नॉर्मली जो प्यूबर्टी है वो 12 से 13 साल के अंदर वहां पे ऑन सेट ऑफ प्यूबर्टी हो जाती है, ठीक है। अगर ये किसी पेशेंट के अंदर 15 की में हो गई या और ज्यादा मान लो 17 साल के अंदर वहां पे हो गई, तो भी उसका हम डायरेक्टली कोई भी लिंक वहां पे नहीं ढूंढ पाते कि भी उस वजह से वहां पे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो है ये कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, ये वाला। और उसने यही पूछा कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वो वहां पे रिस्क फैक्टर नहीं है जी, ठीक है। आई थिंक आप सभी इस क्वेश्चन को समझे होंगे। और इसमें नोट याद रखना है जी, हम वहां पे रिस्क फैक्टर ढूंढने लग जाते हैं और फिर हम बोलेंगे कि ये तो सारे ही थे, देखना नोट पूछा उसने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब पिछला अगर आपने मेरी बात ढंग से सुनी है तो आप इसका बिल्कुल इजीली कर सकते हो आंसर। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, स्ट्रेस या वैसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सारे सही बता रहे हो। अभी अपनों ने इसके बारे में बात की थी, मोस्ट कॉमन चाहे कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोल दे चाहे इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोल दे, क्या आएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस ना दे के वहां पे कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस दे दे तो भी आप वहां पे ये ऑप्शन सही कर दोगे। थ्रोम्बस किससे बनेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस वाले से। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बड़ा सा देख के वहां पे घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन के बारे में सुनिएगा और देखिएगा। विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्स इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग ए होल्टर मॉनिटर। एक पेशेंट में होल्टर मॉनिटर जो है वो लगाया है या उसमें लगाने की बात हो रही है, तो कौन सा क्लाइंट जो है वो ऐसा स्टेटमेंट देगा जिससे हमें ये पता लगेगा, भाई जो नर्स को ये पता लग जाएगा कि पेशेंट को होल्टर मॉनिटर के बारे में नॉलेज है, वो आपने जो नर्स ने उसको टीचिंग दी है वो इफेक्टिव है, जो चीज नर्स ने पेशेंट को बताई है वो चीज पेशेंट समझ गया। अब पहला, द ओनली टाइम्स द मॉनिटर शुड बी टेकन ऑफ इज फॉर शावरिंग एंड स्लीप। कहता है जब भी मैं नहाऊंगा या सोऊंगा तब ये होल्टर मॉनिटर है, इसको मैं क्या कर दूंगा जी, बंद कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, द मॉनिटर विल रिकॉर्ड माई एक्टिविटीज एंड सिम्टम्स इफ एन एबनॉर्मल रिदम अकर्स। अगर कोई एबनॉर्मल रिदम आई तो ये मेरे एक्टिविटीज को और सिम्टम्स को वहां पे क्या करेगा जी, रिकॉर्ड कर लेगा। थर्ड वन, द रिजल्ट्स फ्रॉम द मॉनिटर विल बी यूज, वो यूज किए जाएंगे टू डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ माई हार्ट। कहता है उसके अंदर वहां पे जो रिजल्ट आएगा होल्टर मॉनिटर का वो जो है वहां पे क्या दर्शाएगा जी, वो कहेगा मेरा साइज और शेप ऑफ हार्ट है वो पता लग जाएगा। नेक्स्ट वन, द पेशेंट विल रिकॉर्ड सॉरी द मॉनिटर विल रिकॉर्ड एनी एबनॉर्मल हार्ट रिदम व्हाइल आई गो अबाउट माई यूजुअल एक्टिविटीज। कहता है मैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम है वो सब कर रहा हूं, उस टाइम में पेशेंट जो सॉरी होल्टर मॉनिटर जो है वो मेरी एबनॉर्मल रिदम को वहां पे नोट करेगा जी। तो देखिएगा ये और इनके ऑप्शन आप बिल्कुल जो भी आप बता रहे हो वो मेरे को नहीं लग रहा है कि सही बता रहे हो, मोस्ट ऑफ गलत ही बता रहे हो।
अब आप मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको 2-3 होल्टर मॉनिटर के बारे में बात बता देता हूँ, वो दिमाग के अंदर रखना, आप ये ऑप्शन वगैरह सारे सही कर दोगे जी। कमल जी कह रहे बी या डी, ऐसा जी एग्जाम में ऑप्शन थोड़ी देते हैं वो भी, चलो कोई नहीं 50-50 कर लो, 2 ऑप्शन बता दो, नहीं। अब बात को समझिएगा, होल्टर मॉनिटर क्या है जी? होल्टर मॉनिटर कुछ नहीं है, एक मॉनिटर है, एक रिकॉर्ड करने के लिए एक बैटरी जो है उसकी डिवाइस लगाई जाती है। ये हम जहाँ पे बेल्ट बांधते हैं वहां पे इसको क्या कर देते हैं जी, हैंग करके रखते हैं, और जो ईसीजी की जो लीड्स है वो हमारे लगा दी जाती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पेशेंट जो है वो हमारे पास आया, जिसके अंदर वो पेशेंट बता रहा है कि मेरे को चेस्ट पेन हुआ था, या मेरे को जो है वो पसीना आ जाता है, मेरी हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और मेरे को इस तरह लगता है कि मेरा जो हार्ट है उसकी बीट भी बढ़ गई है और मैं पूरी तरह पसीना घबराहट होती है। हमें ऐसा लगेंगे जी कि भाई हो सकता है इस पेशेंट के अंदर कोई हार्ट से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी हो। ठीक है, तो हमने उसे पूछा भाई तेरे को कब दिक्कत आती है, तो वो कहता है जी मेरे को कोई मतलब हम ये नहीं कह सकते भाई मेरे को ये काम करने से दिक्कत आती है, कई बार तो मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ मेरे को तो दिक्कत आ जाती है, कई बार मैं बैठा खाना खा रहा होता हूँ तब मेरे को ये चेस्ट में पेन होने लग जाता है, कभी मैं सोया होता हूँ तभी मेरे को पेन होने लग जाता है, कभी वो कहता है कि मैं जो है टीवी देख रहा था तब मेरे को पेन होने लग जाता है। तो मतलब उसका कोई स्टेबल पैटर्न वहां पे नहीं है भी, हम ये वहां पे कोरिलेट नहीं कर सकते भी ये कोई फिजिकल एक्सर्शन वाला काम कर रहा है तो वहां पे पेन हो रहा है, उसको सोए हुए को भी पेन हो रहा है, उसको खाना खाते हुए पेन हो रहा है, उसको टीवी देखते हुए पेन हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, पेशेंट के होल्टर मॉनिटर मतलब ईसीजी की लीड और बैटरी जो है वो वहां पे कनेक्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा जी, उस पेशेंट को बोलेंगे कि तू ये लगा के घर चला जा और 24 से 48 घंटे के बाद में जो है तू वापस हमारे पास आ जा। ठीक है, जब भी तेरे को कोई भी इस तरह का सिम्टम लगे कि पसीना आ रहा है, चेस्ट में दर्द हो रहा है वहां पे, या हार्ट रेट बढ़ रही है, घबराहट हो रही है, तो वो टाइम लिख लेना भाई इस टाइम में ये चीज हुई थी और उस टाइम में तू क्या एक्टिविटी कर रहा था वो चीज लिख लेना। ये हम उसको इंस्ट्रक्शन देके घर भेज देते हैं। अब वो 2 दिन बाद में 48, इसमें ऑप्शन आएगा 24 से 48 आवर्स, दोनों ही ऑप्शन पूछे जा सकते हैं कि 24 घंटे के लिए होल्टर मॉनिटर लगाते हैं या 48 आवर्स में, तो वो दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा। 24 से 48 घंटे जो है हम इसको लगा के 1 या 2 दिन के लिए पेशेंट को घर भेज देते हैं। जब भी होल्टर मॉनिटर लगाओ उसको 24 से 48 घंटे के अंदर खुद वहां पे बंद नहीं करना है, बंद नहीं करना है कभी भी। ठीक है, और दूसरी चीज, जब तक ये होल्टर मॉनिटर लगा है आपने नहाना धोना नहीं है, ये भी बात आपने क्लियर रखनी है। और यह आपकी हर एक एक्टिविटी को नोट करेगा, मतलब आपकी हार्ट की जो ईसीजी है वो वहां पे चल रही है डेली 2 दिन तक, जो भी आप काम कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कंटिन्यूस वहां पे चल रही है। आपने वहां पे जब भी आपको ऐसा लगा कि यार हाँ अब मेरे को सिम्टम्स आ रहे हैं, आपने टाइम नोट किया और वहां पे क्या एक्टिविटी कर रहे थे वो नोट की। अब जब आप 24 से 48 घंटे बाद हॉस्पिटल में आओगे तो आप एक डायरी लेके आओगे कि जी मेरे को 5 बार इस तरह से लगा था 48 घंटे में। अब जो डॉक्टर है उसकी वो जो बैटरी है उसको वहां पे पीसी के अंदर या लैपटॉप में कनेक्ट करेगा तो ईसीजी का रिकॉर्ड आ जाएगा। जब ईसीजी का रिकॉर्ड आ जाएगा तो वो उसको कोरिलेट करेगा आपके टाइम और एक्टिविटी से कि अच्छा इस टाइम में ये हो रहा था और ये एक्टिविटी थी, उस टाइम की जो ईसीजी है उसको देखेगा कि उसके अंदर वहां पे उसको कोई चेंजेस तो नहीं देखने को मिल रहा। अगर वहां पे ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन, एसटी डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उस पेशेंट में इस्कीमिया हुआ था उस पर्टिकुलर कंडीशन में और वो एंजाइनल पेन था। इस चीज को हम देखने के लिए करते हैं। जब हम आगे एंजाइना के क्वेश्चन करेंगे तो हम बताएंगे अनस्टेबल जो एंजाइना होता है उसके टाइम में किया जाता है। अब हम इसके ऑप्शन में चलते हैं, अब आप जो है इसको बिल्कुल सही आंसर दे पाओगे। पहला, the only times the monitor should be taken off, हटाया जा सकता है, is for showering and sleep, जब वो शॉवर लेगा और जब स्लीप करेगा तब, नहीं इसको हटाना नहीं है। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि इसको आप हटा तो सकते ही नहीं। सेकंड, the monitor will record my activities and symptoms if an abnormal rhythm occurs, अगर एबनॉर्मल रिदम वहां पे आ रही है तो जो है वहां पे ये सिम्टम्स और एक्टिविटी नहीं, वो हमारी ईसीजी नोट करता है। कोई एक्टिविटी नोट तो पेशेंट खुद करेगा, सिम्टम्स भी पेशेंट खुद करेगा, मॉनिटर रिकॉर्ड नहीं करेगा जी। मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ ईसीजी रिकॉर्ड करेगा। मॉनिटर क्या रिकॉर्ड करेगा? ईसीजी। एक्टिविटी और सिम्टम तो पेशेंट अपनी डायरी में नोट करके रखेगा। ये ऑप्शन गलत है जी। मॉनिटर कभी भी सिम्टम और एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी ईसीजी रिकॉर्ड करेगा। थर्ड, द रिजल्ट फ्रॉम द मॉनिटर विल बी यूज्ड, उसको जो रिजल्ट आएंगे होल्टर मॉनिटर के वो क्यों यूज करेंगे हम
क्या देखने के लिए? डिटरमाइन द साइज एंड शेप ऑफ माय हार्ट। हार्ट का साइज और शेप नहीं जी, होल्टर मॉनिटर से ये नहीं, यह तो इकोकार्डियोग्राफी से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? इकोकार्डियोग्राफी से। तो ये भी होल्टर मॉनिटर वाली साइज और शेप वाली बात गलत होगी। अब चौथा ऑप्शन रह गया, मॉनिटर विल रिकॉर्ड एनी एबनॉर्मल हार्ट रिदम व्हाइल आई गो अबाउट माय यूजुअल एक्टिविटीज। जब भी मैं मेरी डेली जो लिविंग की एक्टिविटीज कर रहा हूं उस टाइम में वो रिदम है वो रिकॉर्ड करेगा। अब इसमें भी ऑप्शन पूरी तरह से ये सही नहीं है, यह सिर्फ एबनॉर्मल ही नहीं, नॉर्मल हार्ट की रिदम भी नोट कर रहा है, वो सारी वहां पे रिदम नोट कर रहा है। एबनॉर्मल तो हमें उससे देखना पड़ेगा, भाई ईसीजी में यहां दिक्कत आई थी, यहां चेंजेस है, फिर हम उस पेशेंट से पूछेंगे तेरे को 3 बजे 5 बजे जो भी वो पेशेंट टाइम बताएगा उस टाइम को कोरिलेट करके देखेंगे भी उसमें कोई दिक्कत आई थी क्या। तो होल्टर मॉनिटर में हम एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों ही रिदम वहां पे नोट करेंगे। जब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो वहां पे जो है, हाँ कमल जी बिल्कुल, एबनॉर्मल और नॉर्मल बोथ रिकॉर्ड वहां पे होगी, उससे हम वहां पे कोरिलेट करेंगे कि जब पेशेंट बताएगा कि मेरे को इस टाइम सिम्टम आया था, हम उस पर्टिकुलर टाइम की ईसीजी को देख के देखेंगे कि वहां पे कोई इस्कीमिया या ईसीजी में चेंज में एसटी सेगमेंट एलिवेशन, डिप्रेशन या टी वेव का इन्वर्जन तो नहीं देखने को मिल रहा था क्या। ये सब चीजें हम करते हैं होल्टर मॉनिटरिंग में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा जी? फोर्थ ऑप्शन जो है वहां पे जो है वो सही रहेगा। तो ये हमने होल्टर मॉनिटर से रिलेटेड जो है वो बात वहां पे की। तो अभी हमारा जो टाइम है वो